बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 जो कि 9th का है वो आज डिस्कस करेंगे। उसका पहला टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं जो कि उसका तारुफ था। आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ आपको मैं साथ साथ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है पानी की ट्रांसपोर्ट, जो कि पौधों के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता रहता है, और इसके साथ साथ इसमें से एमसीक्यूज़ भी एक दो आ जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर आपने ये बात पढ़ी है कि पौधों के अंदर जो खुराक है और उसके बाद पानी है, तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। आपने ये पढ़ा होगा कि पौधों के अंदर बुनियादी तौर पर दो नालियाँ होती हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ये अक्सर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज़ भी है कि पौधों में वो कौन सी नाली है जो पानी की ट्रांसपोर्ट करती है, और वो कौन सी नाली है जो कि खुराक की ट्रांसपोर्ट करती है। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप अपने न्यू व्यूअर्स से, अपने न्यू स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन लाजमी दबा दें। उसके बाद अगर मेरा ये टॉपिक आपको समझ आता है तो अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का बोल दें। तो बात करते हैं कि पौधों के अंदर जो खुराक की ट्रांसपोर्ट होती है वो फ्लोएम की नाली करती है, और जो पानी की ट्रांसपोर्ट होती है वो जाइलम की नाली करती है। तो अब जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि पौधों में पानी की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, तो ज़ाहिर बात है ये ऑटोमेटिक बात यही होगी कि हम जाइलम के बारे में ही बात करेंगे। अब बात यह है स्टूडेंट कि काफ़ी अरसा से ये बात साइंसदानों में ये डिस्कस होती रही है कि जो पौधे हैं वो किस तरीके से पानी की ट्रांसपोर्ट करते हैं, और कई अरसे तक इसको पढ़ा जाता रहा, और इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज़ पेश की गई। बहुत सारे साइंसदानों ने अपने तजर्बात किए और आखिर में साइंसदान कुछ थ्योरियों पर उन्होंने इत्तेफाक किया, जो कि कौन सी थ्योरी है, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। इस थ्योरी के ऊपर इत्तेफाक किया, और उसमें इस थ्योरी के मुताबिक साइंसदान ये कहते हैं कि जो पौधे हैं उनके अंदर जो पानी की ट्रांसपोर्ट होती है, यानी अब आप पौधे की बनावट को देखें ना, तो पौधा का एक हिस्सा ज़मीन के अंदर होता है और एक हिस्सा ज़मीन के बाहर, यानी एक अपराइट बिल्कुल सीधा जो पौधा होता है वो ठहरा रहता है। जाहिर बात है अब जो पानी होगा वो पौधे के ऊपरी हिस्सों में जो कि फ़िदाई हिस्से हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए पौधे को पानी को ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्यों ताकत इस्तेमाल करना पड़ेगी? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं हम वो कशिश, यानी कशिश शकल, वो कशिश जो कि ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अब जाहिर बात है जब पानी पौधे के ऊपरी हिस्सों में जाएगा तो उसे इतनी क़ुव्वत चाहिए कि वो पौधे के ऊपरी हिस्सों तक पहुंच सके। तो उसके लिए कोहेरेंट टेंशन थ्योरी बयान की गई। इसमें वो कहते हैं कि एक ट्रांसपरेशनल पुल होता है। अब ट्रांसपरेशनल पुल क्या है बेटा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपरेशन क्या है। ट्रांसपरेशन दरअसल बेटा एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए पौधा जो होता है, पानी जो होता है वह पौधे के पत्ते से स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकाल कर बुखारात में तब्दील हो जाता है। ये एक ट्रांसपरेशन का अमल है। अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो ट्रांसपरेशन है ये दरअसल एक पुल का किरदार अदा करता है। पुल यानी एक धक्का जिसको हम कहते हैं। तो होता ये है कि जब पत्ते के स्टोमेटा से जब पानी का एक कतरा वो बुखारात बनकर एवापोरेट होकर जब उड़ता है फ़िज़ा में, तो एक वो खिंचाव की क़ुव्वत पैदा करता है, एक धक्के की क़ुव्वत पैदा करता है, जिससे जो उसके नीचे वाला जो पानी होता है वो ऊपर खिंच जाता है, और ये एक कॉलम बन जाता है, एक कतार बन जाती है, और ये कतार ज़मीनी हिस्सों से लेकर फ़िज़ाई हिस्सों तक जाती है। यानी आपको मैं एक इस तरह यूँ बताऊँ कि अगर आप एक बड़ा सा पाइप ले लें और उस पाइप में से आप यूँ करें कि एक लंबी सी रस्सी गुजार लें, पाइप भी लंबा सा हो, एक लंबी सी रस्सी गुजार लें। अब आप छत पर बैठें और पाइप को दीवार के साथ लगा लें। अब आप गौर देखेंगे कि जब आप छत पर बैठकर ऊपर वाली रस्सी को खींचेंगे तो नीचे वाली रस्सी खुद ब खुद ऊपर खींचेगी। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि ये आपको मिसाल मैंने इस वजह से दी है कि पानी भी इस तरह एक कॉलम के तौर पर काम करता है कि जब ऊपर वाला पानी का कतरा बुखारात बनकर निकलता है तो नीचे से वो एक खिंचाव की क़ुव्वत पैदा कर देता है, जिसे हम ट्रांसपरेशनल पुल कहते हैं बेटा। अब जो ट्रांसपरेशनल पुल है ये बुनियादी तौर पर इसके अंदर तीन ऐसे
अवामिल हैं जो इस ट्रांसलेशनल पुल को सपोर्ट करते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, MCQs के तौर पर भी आ सकता है। तो ट्रांसलेशनल पुल की वजूहात क्या हैं? अगर हम बेटा ट्रांसलेशनल पुल की वजूहात बयान करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज़ेलम का कतर क्या है। अब आपको यूँ बताऊँ मैं, कतर क्या होता है। आपको सिंपल सी मिसाल मैं यूँ दूँ कि होता ये है कि आप देखते हैं कि अक्सर घरों में हम दूर दराज अपने घर के दूर दराज एरिया पर अगर जब हम पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम एक ट्यूब ले आते हैं। ट्यूब में हम पानी को जो है वो मोटर से लगाकर, या अगर हौज़ है उसके साथ ट्यूब को लगाकर हम जो है पानी को अपने दूर इलाकों में मतलब ज़्यादा एरिया में भेज सकते हैं। अब आपने गौर किया होगा कि ये जो पानी है जो ट्यूब से गुज़र रहा है, अब इसको मतलब आप यूँ करें, अगर आप पानी का छिड़काव कर रहे हो, अगर ट्यूब है आपने जो हाथ में पकड़ी हुई है, अगर आप उसकी ट्यूब को ऐसे दबाओगे ना तो आप देखोगे पानी प्रेशर से निकलना शुरू हो जाएगा। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है बेटा कि एक तो पानी पीछे से आ रहा है, दूसरा मसला ये है कि जो पानी है और जो ट्यूब की दीवार है उनके दरमियान एक दबाव वाली क़ुव्वत पड़ती है कि जब आप ट्यूब को आगे से दबाते हो तो पानी आगे से रुकता है, ट्यूब भी उसका जो गोल एक दायरा नुमा एक खला होता है वो भी तंग होता है, जिसकी वजह से फिर पानी के ऊपर दबाव पड़ता है और पानी फिर प्रेशर से आगे की तरफ जाता है। सेम हालत यही हो रही होती है ज़ेलम के अंदर। ज़ेलम जो है इसका कतर बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से जब पानी ज़ेलम से गुज़र रहा होता है तो वो जो ज़ेलम का कतर है वो पानी को आगे की तरफ धकेलने में मदद फराहम करता है। जिस तरह आपको मैं यूँ मिसाल दूँ कि एक मैंने वीडियो देखी थी, एक लड़का 2 बिल्डिंग हैं करीब करीब। अब एक लड़का क्या करता था कि वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता था इस तरीके से कि एक टांग वो दाईं दीवार पे लगाता, दूसरी बाईं दीवार पे लगाता, इस तरह फिर दाएं फिर बाएं, इस तरह टांग उधर लगाते लगाते आखिर वो ऊपर पहुंच जाता था। तो ये कैसे हुआ? दरअसल उसको वो फोर्स फराहम कर रही थी वो दीवारें, जिसकी वजह से वो ऊपर चढ़ता गया। तो सेम इसी तरह है, ज़ेलम भी एक पानी के मालिक्यूल्स को फोर्स फराहम करती है ऊपर चढ़ने के लिए। तो पहली वजह जो है वो है ज़ेलम का कतर, क्योंकि ये छोटा है इस वजह से पानी इसमें से आसानी से ऊपर की तरफ ताकत से चढ़ता है। दूसरा है ट्यूब की दीवारों के साथ कशिश। उसमें क्या कहते हैं बेटा कि एडियन कहते हैं। एडियन क्या है बेटा? इसमें होता यह है कि पानी के मालिक्यूल जो हैं वो ज़ेलम की दीवार के साथ कशिश रखते हैं। कशिश रखने की वजह से जो पानी के मालिक्यूल और ज़ेलम की दीवारों के दरमियान एक बांड बनता है। बांड यूँ कह लें कि एक क़ुव्वत बनती है, जिसकी वजह से जिस तरह एक बंदा एक सीढ़ी चढ़ता है तो पानी भी ज़ेलम की दीवारों को इस तरह एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते ऊपर चढ़ जाता है। तो ये दरअसल एक क्या बन जाती है? कशिश बन जाती है कि ज़ेलम जो है वो पानी के मालिक्यूल को कशिश करती है। तो जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? एडियन कहते हैं। तीसरा, अगर हम बात करें कि पानी के मालिक्यूल्स की आपस में कशिश कैसे होती है, तो उसके लिहाज से अगर हम देखें तो बेटा पानी के मालिक्यूल्स की जो आपस में कशिश, आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो कि पानी के मालिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब अगर मैं फ़र्ज़ करें, अगर मैं जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी रस्सी वाली कि पाइप के अंदर डाल दें और ऊपर से खींचें तो नीचे वाली रस्सी भी खींचेगी। अगर वो रस्सी मज़बूत ना हो, अगर मैं ऊपर से रस्सी खींचूं तो अगर वो मज़बूत ना हो तो ज़ाहिर बात है एक हिस्सा ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला हिस्सा अगर वो जोड़ मज़बूत नहीं है वो टूट कर नीचे गिर जाएगा। सेम सिचुएशन इस तरह पानी के मालिक्यूल्स की आपस में कशिश है। पानी के मालिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो इनको आपस में मज़बूती से जोड़ कर रखती है, और यही वजह है कि ये कॉलम मज़बूत रहता है कि जब एक पानी का कतरा बुखारात बनकर पत्ते से निकलता है तो नीचे वाले पानी तक एक खिंचाव की क़ुव्वत पैदा होती है और जड़ से लेकर पौधे के ऊपरी हिस्सों तक जो पानी होता है वो पहुंच जाता है। तो ये दरअसल एक मेथड था जिसको हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट टेंशन थ्योरी कहते हैं। इसी तरीके से पानी के पौधों के अंदर पानी की ट्रांसपोर्ट होती है। उम्मीद करता हूँ बेटा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मैं हाज़िर होऊंगा बहुत जल्द। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।